आप सभी को पता होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। हमने अपने YouTube चैनल पर इसकी सूचना भी दी थी। आज के इस वीडियो में हम साइंस सब्जेक्ट के क्लास 10th के मॉडल पेपर आप तक पहुंचाएंगे। इसके एक एक प्रश्नों का उत्तर हम सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाएंगे। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हैं, 2022 में होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। पिछले वीडियो में हमने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बतलाया था कि कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केवल लघु ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कितने पूछे जाएंगे और एक एक क्वेश्चन का उत्तर हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बतलाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल साइंस जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसका ये मॉडल पेपर है। यह एग्ज़ाम 2 घंटा 45 मिनट का होगा, 80 नंबर का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 80 + 24 + 6 यानी 110 है। जनरल इंस्ट्रक्शन हमने आपको बताया था। हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। खंड अ सेक्शन ए में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे गए हैं। लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन 80 है लेकिन आपको 40 का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें, यानी 4 में से एक सही विकल्प को चुनना है और OMR शीट पर इसे चिन्हित करना है। और मैं आपको ये बतला दूं कि दाएं साइड में जो मार्क है ये नंबर ऑफ वैल्यू है, यानी 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो 1 नंबर काटे जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जड़ में, दूसरा है पुष्प में, तीसरा है तना में, चौथा है फल में। आपको पता होगा कि साइंस का यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पौधे में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। पुष्प से ही पौधे में जनन होता है और बीज बनते हैं, फल फ्रूट बनते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी रिपीट किया गया है। अगर आप हिंदी के बजाय इंग्लिश में उत्तर देना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ के भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरे पौधे में होता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। जल से, ग्लूकोज से, CO2 से, डिक्टियासोम से। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। ये ऑक्सीजन जल से आता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश, जल और खनिज लवण ही होते हैं और ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है जल से निकलता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है।
यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में, मुंह में। जठर ग्रंथि जो होती है यकृत यानी लीवर में पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका दर में। सही जवाब हो जाएगा कोशिका दर में। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका दर में संपन्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? वायवीय श्वसन से, अवायवीय श्वसन से, या दोनों, या कोई नहीं। इथाइल अल्कोहल जो बनता है अवायवीय श्वसन से बनता है। ऐसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में हो तभी इथाइल अल्कोहल बनेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, मेडुला ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि मनुष्य के शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है जो कुछ लिक्विड को स्रावित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसमें सबसे छोटी होती है लेकिन बहुत पावरफुल होती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। पौधे के वायवीय भागों में जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायवीय भागों में जल के ह्रास की क्रिया यानी पौधे से जल जो है बाहर वायुमंडल में निकल जाता है उसे विसरण कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, परागन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में पौधे अपना जल पत्ती के माध्यम से वातावरण में छोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। घेगा रोग पनपता है रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है और गले के पास बड़ा सा गांठ बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाएं ताकि घेगा रोग से बचे रहें। ये था 9वां क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम, सफेद रक्त कणिकाएं। रक्त में जो हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग का जो चिपचिपा द्रव होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के उपकरण को स्टेथोस्कोप कहते हैं, एमीटर कहते हैं, लैक्टोमीटर कहते हैं, एस्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा एस्फिग्मो मैनोमीटर। स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, एमीटर से धारा करंट मापते हैं, लेकिन एस्फिग्मो मैनोमीटर ऐसा उपकरण है जिससे रक्तचाप मापते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है जंतुओं में, पौधों में, पौधों और जंतुओं दोनों में, या कोई नहीं में? सही जवाब हो जाएगा पौधों में, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया केवल पौधों में होती है और पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से अतिरिक्त जल को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में किसे खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? यानी हमारे शरीर में जो ब्लड दौड़ता है वो एक नस में दौड़ता है, लेकिन
कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिसके बॉडी में नस नहीं होता, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। पूरे बॉडी में अंदर नस नहीं होता लेकिन रक्त दौड़ता रहता है। ऊंट में, घोड़ों में, तिलचट्टा में, मानव में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रक्त क्या है? रक्त एक पदार्थ है, रक्त एक उत्तक है, रक्त एक कोशिका है या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा उत्तक। रक्त जो है एक प्रकार का उत्तक है। रक्त जो है एक प्रकार का टिश्यू है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ल्यूकोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, यूरोक्रोम के कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोक्रोम के कारण। रक्त का जो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? हाथी, गाय, कुत्ता, केचुआ? सबसे पहले मैं आपको ये बतला दूं उभयलिंगी क्या है, यानी ऐसा लिंग जो नर और मादा में अंतर न बतला सके उसे उभयलिंगी कहते हैं। हाथी मैं आपको बोलूंगा तो आप कहेंगे ये एक नर है, गाय बोलूंगा तो ये कहेंगे ये एक मादा है, कुत्ता कहूंगा तो बोलेंगे ये एक नर है, लेकिन केचुआ एक उभयलिंगी है, नर और मादा इसमें नहीं होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? विरकक से, फेफड़ा से, यकृत से या कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिया जो रक्त में लीवर से प्रवेश करती है, यकृत से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, यानी वह कौन सा रसायन है जो जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? CFC, DDT, ATP या कोई नहीं? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन DDT है। अगला क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी? प्राथमिक उपभोक्ता उस उपभोक्ता को कहते हैं जो डायरेक्ट उसको खाते हैं जो पृथ्वी से जन्म लेते हैं। तो शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता है क्योंकि वो केवल शाक सब्जी खाते हैं, शाक सब्जी डायरेक्ट जमीन से उगते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता हुए शाकाहारी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं, नदी, समुद्र, तालाब? भूमिगत जल उस जल को कहते हैं जो भूमि से निकलता हो, जिसका सोर्स जो है केवल और केवल भूमि हो, वो कहीं और से बहकर नहीं आता हो। कुआं जो होता है भूमिगत जल होता है, जहाँ पर कुआं खोदा जाता है वो भूमि वहीं पर के भूमि का पानी निकालता है, लेकिन नदी में कहीं और से पानी बहकर आता है, समुद्र में भी कहीं और से बहकर आता है, तालाब में भी पानी डाला जाता है, लेकिन कुआं जो है भूमिगत जल का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? मेंडलवाद, लामार्कवाद, डार्विनवाद, सूक्ष्म विकास? सही जवाब हो जाएगा डार्विनवाद। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास डार्विनवाद है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे कहलाते हैं? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा उत्पादक। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग कारण है? अंडोत्सर्ग का कारण है LH, एस्ट्रोजन। अगला ऑप्शन है FSH या इनमें से कोई नहीं?
अंडोत्सर्ग का कारण है FSH। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्न्याशय में पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है 25 नंबर, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? आयरन का, मैग्नीज का, क्लोरीन का, आयोडीन का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन का होना काफी आवश्यक है। अगला सवाल है निश्चल कणिकाएं पाई जाती है नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निश्चल कणिकाएं न्यूरॉन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव का जो दिमाग होता है उसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है, 0.5 से 1.5 किलो होता है, 1.2 से 1.4 किलो होता है, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव मस्तिष्क का वजन 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 400 ग्राम तक होता है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। सही जवाब हो जाएगा काल्पनिक और उल्टा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा बनेगा। अगला क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों जब भी मिरर आए तो दर्पण वाला सही होगा, लेंस कभी सही नहीं होगा, क्योंकि लेंस उसको कहते हैं जिससे आर पार देखा जा सके, जैसे चश्मा, दूरबीन, ये सब लेंस है। लेकिन दर्पण उसको बोलते हैं जो मिरर हो। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। अगला सवाल है 30 नंबर, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 31, ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है 32, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अपवर्तन का, प्रकीर्णन का, परावर्तन का, इसमें इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा पराकीर्णन, स्कैटरिंग। आकाश नीला रंग होता है इसलिए होता है कि यह प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश, सूरज की प्रकाश जब समुद्र पे पड़ती है तो पानी से रिफ्लेक्ट होकर, धूल से रिफ्लेक्ट होकर किरणें जब आकाश की ओर जाती है तो पीला नीला प्रतीत होती है। अगला सवाल है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 मीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, या 25 सेंटीमीटर होती है, या 2.5 मीटर होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। हम 25 सेंटीमीटर
की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। अगर कोई वस्तु हमारे आंख के काफी करीब है, इतनी करीब है कि मात्र 20 सेंटीमीटर है, मात्र 15 सेंटीमीटर है, तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। कम से कम हम अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को ही साफ साफ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी होगी? किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी होगी? +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है 100 बट्टा फोकसांतर, यानी +2 डायोप्टर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 2, 3, 4, 5। एक प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। आपने त्रिभुज देखा होगा, ये 2D आकृति है, इसी की 3D आकृति प्रिज्म कहलाती है। अगला सवाल है 36, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि पेशियों द्वारा। सही जवाब हो जाएगा पक्षमाभि पेशियां। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पक्षमाभि पेशियां जो होती है आंख की, वो लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करता है। हमारा अगला सवाल है 37, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। सही जवाब हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। दोनों नियम हम आपको किसी दिन बतलाएंगे। अगला सवाल है 38, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस का यूज होता है। फोटोग्राफी कैमरा में कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का यूज होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी? सही जवाब होगा फोकस से। अगर अवतल दर्पण है लंबवत आपतित होता है तो ये फोकस से गुजरेगा, एफ से। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, यदि एक प्रिज्म के एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा? अपवर्तन, वर्ग विक्षेपण, विचलन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा विचलन। एक प्रिज्म से अगर एक किरण गुजरती है तो अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, क्योंकि अपवर्तन उसको कहते हैं कि कहां से किरण पास कर जाए। वर्ण विक्षेपण उसको कहते हैं कि एक किरण अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाए। लेकिन विचलन की घटना यानी किरण का जो है पथ जो है बदल लेना, परिवर्तित कर लेना, ये घटना नहीं होता है, क्योंकि रे हमेशा सीधी ही चलती है।